नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। पिथौरागढ़ विकासनगर में नड्डा की जनसभा। कल हरिद्वार में करेंगे रोड शो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बीजेपी पर तंज। बीजेपी को बताया वॉशिंग मशीन। बोले जिन लोगों को ईडी और सीबीआई का डर वही हो रहे बीजेपी में शामिल। उत्तरकाशी में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस टीमें संदिग्ध स्थानों पर लगातार चला रही चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान 26 लाख नकदी की बरामद। मामले के संबंध में पुलिस की जांच जारी। चंपावत के जिला युवा कल्याण अधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा। जनसभा रैली में शामिल होंगे सीएम धामी। 3 बजे विकासनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी का देवभूमि में धुआंधार प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी प्रचार के लिए आएंगे उत्तराखंड। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम को लेकर दी जानकारी। कांग्रेस सह प्रभारी को चुनाव आयोग का नोटिस। पीएम मोदी पर टिप्पणी करना पड़ा भारी। 48 घंटे के भीतर देना होगा जवाब। मसूरी में AAS संस्था ने चलाया टीबी मुक्त जागरूकता अभियान। उपजिला चिकित्सालय में टीबी की बीमारी से ग्रसित मरीजों को पोषक आहार किया गया वितरित। टीबी को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। जसपुर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी के पास से ज्वेलरी और नकदी की बरामद। पीड़ित की शिकायत के 6 घंटे बाद आरोपी गिरफ्तार। नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू। चुनाव के बीच पर्यटकों को नहीं होगी परेशानी। पुलिस को एहतियात बरतने के दिए निर्देश। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार में रोड शो करते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। उत्तराखंड दौरे पर है जेपी नड्डा। उनके उत्तराखंड दौरे का यह दूसरा दिन होगा। हरिद्वार में इस दौरान रोड शो करते नजर आएंगे। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। 11 बजे माया देवी मंदिर पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वहीं साधु संतों से भी इस दौरान संवाद करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का यह दूसरा दिन है, जहां हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। उत्तराखंड दौरे पर हैं जेपी नड्डा। इनके उत्तराखंड दौरे का यह दूसरा दिन है, जहां हरिद्वार में रोड शो करते जेपी नड्डा नजर आएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं 11 बजे माया देवी मंदिर पहुंचेंगे और साधु संतों से संवाद करते नजर आएंगे। उत्तराखंड दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज हरिद्वार में रोड शो करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए प्रचार प्रसार अभियान को गति देते नजर आएंगे। वहीं 11 बजे माया देवी मंदिर पहुंचेंगे, जहां साधु संतों से संवाद करने वाले। उत्तराखंड दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनके उत्तराखंड दौरे का यह दूसरा दिन है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। 11 बजे माया देवी मंदिर पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। वहीं उत्तराखंड के 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसको लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वहीं राज्य के नेता भी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ के देव सिंह ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है, ऐसी वीर भूमि भी है। और जब हम चुनाव की बेला में जा रहे हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया
और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। हम यह भी जानते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस शताब्दी का तीसरा दशक यह उत्तराखंड का दशक होगा, और मुझे खुशी है कि अब यह जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, आज वह धरती पर उतरता हुआ दिख रहा है और विकास की नई गंगा बह रही है। लगातार संगठन का अपना विस्तार कर रही है। लगातार एक पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष तक आपके मार्गदर्शन में बहुत प्रभावी तरीके से आज देश के अंदर काम हो रहा है। और मैं सच कहूं तो आज जिस स्तर पर हमारी पार्टी पहुंच रही है, जिस प्रकार से आज पार्टी का प्रचार प्रसार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के बिना भारतीय राजनीति की आज कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे महान संगठन का अध्यक्ष होकर भी आदरणीय नड्डा जी जिस प्रकार सहजता से, सरलता से और डाउन टू अर्थ रहकर हम सभी कार्यकर्ताओं का, आम जनता का मार्गदर्शन करते हैं, जिस प्रकार से वो काम करते हैं, हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। हम सब जानते हैं कि इस बार हमको आपने माननीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। ये केवल एक नारा नहीं है, ये नए भारत की, एक विकसित भारत की और मोदी जी की गारंटी की चाबी है। उस चाबी को हम सब लोगों ने संभाल कर रखना है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट गदरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दिनेशपुर दरगाह मंदिर प्रांगण के समक्ष एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा कि गदरपुर विधानसभा में कई योजनाओं के जरिए विकास कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश को नई ऊंचाई तक ले जाकर विश्व में भारत देश का नाम रोशन किया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 लोकसभा सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है क्या कहते हो, ये विपक्षी का काम है। हाँ, अब सब जानती है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, शायद जो ऐसा कह रहे हैं उन्हें नॉलेज नहीं है। मेरी जो सांसद निधि है 4 महीने पहले सारी समाप्त हो गई है वहां से बस, और ये हमारा नहीं है, हमने तो पैसा दे दिया। बनाया नहीं बनाया तो वो एजेंसी जाने क्यों नहीं बनाया। कि जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए देश पहले है, उसके बाद पार्टी है और तीसरे नंबर पे व्यक्ति है। तो मैं व्यक्ति विशेष के नाते हम काम नहीं कर सकते, हम पार्टी के नाते काम करते हैं। और पार्टी ने अजय भट्ट को प्रत्याशी चुना है, तो वो हमारा प्रत्याशी वो हम ही है। मैं अजय भट्ट जी के प्रत्याशी चुनने पे मैं संगठन का धन्यवाद देता हूँ और पूरा कार्यकर्ता तन मन धन से लग के अपने सांसद को हम जिताएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इसके बाद कई अन्य नेताओं का भी उत्तराखंड आने का कार्यक्रम तय हुआ है। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह का भी उत्तराखंड आने का कार्यक्रम तय हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। उनके भी कार्यक्रम बहुत स्थानों में लगाए। इसके साथ साथ अपने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम से मिलने वाला है। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री, उनका कार्यक्रम को मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को मिलने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि जिन जिन सोचों को मिले बहुत कार्यक्रम आ रहे हैं। और मुझे बात बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 70 की 70 विधानसभा में के दूर दराज के यहाँ तक अभी तक कोई मुख्यमंत्री लोग गए नहीं। जो 23 विधानसभा लोग हारे थे, उन विधानसभा का भूतपूर्व का मैं स्वयं देख रहा हूँ। मेरे साथ हमारे जो चुनाव समिति के संयोजक है नरेश जी, अजय जी, हमारे महामंत्री संगठन है। हर एक चुनाव की पद्धति की रणनीति में हम प्रत्येक दिन चर्चा करके निर्णय करते हैं। टिहरी लोकसभा से निर्दलीय चुनाव मैदान में टाल ठोक रहे बॉबी पवार ने सहसपुर विधानसभा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बॉबी पवार ने
कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पिछले 24 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी राज्य की जनता को छलने का काम किया है। आज युवाओं को रोजगार के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। के चुनावी मैदान में है, एक राजनीतिक लड़ाई है। जिस लड़ाई को सड़कों पर लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं जब हमें लगा, हमारे साथियों को लगा कि सड़कों पर लड़कर इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता है, इसके लिए राजनीतिक लड़ाई करनी पड़ेगी, तो लोकतंत्र के इस महापर्व में हम लोगों ने भी उन राजनीतिक दलों के सामने खड़े होने की हिम्मत जुटाई है। उन लोगों के सामने आज मजबूती से खड़े हैं जिन लोगों ने इस उत्तराखंड को 24 वर्षों से छला है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा रुद्रपुर में हुई, जिस पर कांग्रेस ने कई टिप्पणी की जो उन्हीं पर भारी पड़ गई। दरअसल बीजेपी नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस की शह प्रभारी दीपिका पांडे को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि दीपिका झारखंड महगमा विधानसभा सीट से विधायक हैं और चुनाव संचालन के लिए देहरादून आई हुई हैं। दीपिका पांडे पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां की, जिसको चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना है और उन्हें नोटिस जारी किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सह प्रभारी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं कही जिस पर नोटिस दिया जाए। देखिए, उन्होंने कोई भी ऐसी चीज नहीं कही जिस पर उनको नोटिस दिया जाए। उन्होंने यही कहा जो अंकिता भंडारी की मर्डर, जब मर्डर हुआ उसके बाद जो उनकी मदर ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि सरकार उस वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने सटायर में कहा था, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया अंकिता की मदर ने, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस संगठन से जुड़ा है जो सरकार से जुड़ा हुआ संगठन है, और व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा कि आरएसएस और बीजेपी मेरा पूरा परिवार है, ये सब लोग मेरे परिवार के लोग हैं, तो उसी पर बात की, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील को लेकर बीजेपी हर स्तर से जनता के बीच पहुंच रही है। इसी के चलते देहरादून शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मैं हूं मोदी का परिवार स्टिकर लगाकर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ समय पहले ये कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ जनता ने इसका जवाब दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने एक तंज किया कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है, तो देश की 140 करोड़ जनता ने विभिन्न रूपों में व्यक्त किया कि मैं हूं मोदी का परिवार। लोगों ने अपने घर पर स्टिकर लगा करके कहा ये घर है मोदी का परिवार। लोगों ने ऑटो पर लगा करके कहा इस ऑटो में है मोदी का परिवार। और आज सिटी बस वालों ने भी अपना समर्थन दिया है और ये स्टिकर लगाए हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार। तो हमारा ये है कि देखो, भारतवर्ष में जहाँ राष्ट्रवाद जो है जिसमें हम राष्ट्रवाद के साथ शामिल हैं। दूसरा ये है कि जो प्रदेश की धामी सरकार है, जो आपने देखा होगा, चाहे कोरोना काल हो, अगर पूरे प्रदेश के वाहन स्वामियों को अगर टैक्स माफ की भी बात हो, चाहे ड्राइवर और कंडक्टर के 6-6 महीने का जो इसमें कोरोना काल में इनको 2-2 हज़ार रुपये देने की बात हो, चाहे वो 15 साल पुरानी गाड़ियों को फिटनेस की बात हो जो 22 फरवरी 2025 तक बढ़ाने की बात हो, चाहे आपने देखा होगा सिटी बसों को जब शहर से बाहर करने की अधिकारी की योजना थी, उसको जो सरकार ने जो हमारा साथ दिया है उसने कहा कि आपको बाहर नहीं होने दिया जाएगा और आपको सीएनजी में परिवर्तित करके आप 50% सब्सिडी देंगे। तो जब सरकार हमारे वाहन स्वामी चालक परिचालकों के साथ जब इतना सारा जो हम लोगों के साथ समर्थन हमारे को दे रही है, तो हम क्यों ना सरकार को समर्थन दें। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के स्टोन क्रशर बंद होने की कगार पर थे और जिनके शिक्षण संस्थानों पर तलवार लटकी हुई थी, वही लोग ईडी और सीबीआई के डर से कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो अपराधी हैं, जिनके इंस्टीट्यूट्स बंद होने की नौबत है, जिनके क्रैशर्स को नोटिसेज आए हैं या जिनको ईडी सीबीआई का खतरा है, वही लोग जा रहे हैं। और ऐसे लोग जाएं भी तो अच्छा है। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि जिनको स्वयं दागी बता रहे थे, जिनके ऊपर ईडी की जांच सीबीआई की जांच बैठा रहे थे, या जिनके क्रैशर्स में उन्होंने कुछ लगाया था अर्थदंड, उन्हीं लोगों को बीजेपी में क्यों शामिल किया जा रहा है।
लोकसभा चुनाव में आए दिन नेता पार्टी बदल रहे हैं। इसी के चलते कलियर से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नाजिम कुरैशी और डोईवाला से सपा के वरिष्ठ नेता फुरकान अहमद कुरैशी उमेश कुमार टीम में शामिल हो गए हैं। इस दौरान नाजिम कुरैशी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। किसी का नहीं था, मगर यह है उमेश कुमार जी, चूंकि एक सीमित क्षेत्र है खानपुर का, वहाँ के विधायक हैं और वहाँ के एक क्षेत्र के विधायक रहते हुए ये पूरे जिले में विकास करा रहे हैं। मतलब बेटियों की शादी जिले से बाहर पूरे जिले में, पूरे उत्तराखंड में इनकी तो ऑफर है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में ब्याह मतलब गरीब कन्याओं की शादी कराने की, ये तो इनके अंदर जज्बा है काम कराने का। तो हमें तो देसी आदमी चाहिए था, ये देसी आदमी है यहाँ का हरिद्वार जिले में, और विकास कराने की बहुत इनके अंदर हिम्मत है। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी का भगत हूँ और उनका कार्यकर्ता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने ही आदरणीय नेताजी को अपमानित किया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करे और उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोका है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो कर लिया था गठबंधन, हमें चलो कोई वो नहीं थी, पर एक सीट हमें उत्तराखंड में मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं। उमेश कुमार जी के मुझे काम अच्छे लगे हैं। हरीश रावत जी मुझे कांग्रेस के कैंसर लगते हैं। इन्होंने कांग्रेस को पंजाब में खत्म कर दी, उत्तराखंड में खत्म कर दी, यहाँ भी खत्म करेंगे। इसलिए उमेश कुमार जी जुझारू आदमी है। इन्होंने 625 लड़कियों की शादी की है, हिंदू मुस्लिम लड़कियों की शादी की है। इन कामों को देख के हमने मदद करने का निर्णय लिया है। लोकसभा चुनाव के रण के लिए हर पार्टी तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं को उत्तराखंड और केंद्र में मिलने वाली योजनाओं के बारे में अवगत करवाया और उन्हें सम्मानित भी किया। ने योग का अद्भुत प्रदर्शन दिया है। मैं माननीय से अनुरोध करूंगी कि उन्हें लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। एक ओर जहां बीजेपी चुनावों में 400 पार के नारे पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। इसी कड़ी में देहरादून प्रेस क्लब में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और इस दौरान दोनों ही नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पार कहने वाले लोग खुद 400 सीटों में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पहले तो यहीं पर वो समझ में नहीं आता, और जो ये स्लोगन बहुत तेजी से चला था इधर, मैं कहीं भी उसकी जिक्र नहीं सुन रहा। कहीं आवाज आज आप जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन मैं 400 पार का नारा बीजेपी के कार्यकर्ता के मुंह से नहीं सुन रहा हूं, तो इसका मतलब हवा निकल चुकी है। और अलायंस 300 सीटों पर लगभग ऐसी स्थिति में है कि केवल एक कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। ऐसे में बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति होने वाली है। मैं आपको ये कह सकता हूं आज के दिन में कि आने वाली जो 4 तारीख है उस दिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार भाजपा ने फैला रखा है, कहते हैं हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, ये करेंगे, भ्रष्टाचारियों को साथ ले रहे हैं, एक वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं, क्लीन करके निकालते जा रहे हैं। इस चीज के लिए हमें इंडिया गठबंधन बनाना पड़ा और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें ये पहल करनी पड़ी। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या अपनी सोमेश्वर विधानसभा के चनौदा स्थित ग्राम बुंगा पहुंची, जहां उन्होंने नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए 16 कुमाऊं रेजिमेंट के शहीद जवान के पार्थिव शरीर को नमन कर श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद शहीद जवान के शव को आवास से लकड़ी पड़ाव स्थित शमशान घाट ले जाया गया, जहां पूरे रास्ते में स्वर्गीय जवान कमल भाकुनी अमर रहे के जयकारे लगे। इस दौरान हर किसी की आंखें नम नजर आई। जसपुर में घर से हुई लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी चोरी मामले में थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी से 22.5 तोला सोने की ज्वेलरी, जिसकी कीमत 33 लाख और 60 हजार की नकदी बरामद की है। एसएसपी मंजुनाथ तीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 1 अप्रैल की रात्रि में सरकारी आवास शुगर मिल नादेही में बाथरूम के रोशनदान काटकर लॉकर से नकदी और ज्वेलरी चोरी की गई, जिसके बाद मामले में थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसमें टीम को अहम सुराग हाथ लगे। बता दें कि तहरीर मिलने के 6 घंटे बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसी घर में काम करने वाले युवक को गिरफ्तार किया।
जसपुर पुलिस द्वारा प्रोफेशनल पुलिसिंग का दुरुस्त नमूना दिया गया है। आपको मैं बता दूं, 1 और 2 की रात्रि को एक बहुत बड़ी एक नकबजनी घटित हुआ जसपुर में। ये जो देहरादून में वारदात हुआ, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था कि समस्त थाने का फोर्स कमरबंदी की हालत में रहना चाहिए, लगातार मोबाइल रहना चाहिए, विजिबल प्रेजेंस रहना चाहिए। तो क्योंकि ऐसे मौकों का फायदा हमेशा उठाते हैं अपराधी। तो जब तुरंत हमें संज्ञान में आ गया तो इमीडिएटली जसपुर का कोतवाल जो हरेंद्र चौधरी जो नए आए हैं और उसका एसएसआई राजेश पांडे, चंदन बिष्ट, सभी लोग एक्टिवेट हो गए। विभिन्न टीमों को एक्टिवेट कर लिया और तत्काल जो है ट्रैकिंग और आपका सीसीटीवी ट्रेसिंग और आपका टेक्निकल के माध्यम से ट्रेस आउट कर लिया और 6 से 7 घंटे के भीतर। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के मौके पर सबसे पहले गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके बाद यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। धामी सरकार इस साल यात्रा के सभी इंतजामों की समीक्षा कर रही है, जबकि बद्री केदार मंदिर समिति भी यात्रा की तैयारी में जुट गई है। वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग में जमी बर्फ को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की विश्वविख्यात 4 धाम यात्रा का शुभारंभ 10 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री धाम और उसके बाद केदारनाथ और अंत में सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और तैयारी का जायजा भी ले चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई 4 धाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समिति केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसे देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं साल दर साल 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या 2012 27,98,466, 2013 13,53,139, 2014 3,27,213, 2015 8,75,077, 2016 15,21,494, 2017 23,24,158, 2018 27,69,508, 2019 32,40,882, 2020 3,11,549, 2021 3,11,549, 2022 44,32,268, 2023 54,05,868। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि पिछले 2 सालों में 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में जो 4 धाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। तो उस अनुरूप हम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं
प्रदेश सरकार के स्तर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी आपके संज्ञान में होगा कि विगत दिवस उन्होंने सचिवालय में जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ में व्यापक रूप से समीक्षा करी और यात्रा की तैयारियों को लेकर के विभागों की कार्य योजना पर उन्होंने जानकारी वो करी और जो भी उनको आवश्यक लगा उसमें उन्होंने आवश्यक सुधार की जो गुंजाइश जहां पर लगी उस संदर्भ में भी निर्देशित किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आते हैं वो हमारे प्रदेश के अतिथि हैं और उनके प्रति हमारी अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। वहीं साल 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। बावजूद इसके काम कर रही एजेंसियां अपने कार्यों को पूरा करने में जुटी हुई है। देखिए, पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहां पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं और इस बीच क्योंकि मौसम कई बार प्रतिकूल हो जा रहा है तो उसके कारण से वहां पर जो निर्माण कार्य हैं वो बाधित भी हैं, लेकिन अभी प्रयास है कि जैसे ही मौसम कुछ साथ देगा तो उसके हिसाब से फिर व्यापक स्तर पर जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे और विपरीत मौसम के बावजूद वहां पर कई चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहां पर अंजाम दे रही हैं। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।